हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। कुछ टॉपिक्स जो थे ठोस अवस्था के सॉलिड स्टेट चैप्टर के वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। जो हमारा लास्ट टॉपिक था संकुलन क्षमता, उसके बारे में हमने उसके जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम बात कर लिया था, और साथ ही साथ उसमें जो आपका एससीसी के अंदर संकुलन क्षमता है वो भी हमने क्लियर कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे एफसीसी में संकुलन क्षमता। क्लियर बात? तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अगर हम एफसीसी में संकुलन क्षमता की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी इकाई कोष्ठिका जो है उसका डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। आपको पता है इसमें इकाई कोष्ठिकाएं जो है, इकाई कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं? 8 कोनों पर प्लस उसके 6 फलकों पर भी पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके संकुलन क्षमता के बारे में, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि देखो ये जो इसके अवयवी कण है ना, एक तो इसके फलक पर है, ठीक है, और ये इसके अवयवी कण क्या है? कोनों पर उपस्थित है। अगर मैंने इतने से हिस्से के, ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, अपने सिर्फ इसी पर करेंगे। जब इस पे अपने संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेंगे तो इसका पूरे का आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है अवयवी कण जो होता है इसके अंदर, एक तो क्या होता है इस तरीके से फलक के केंद्र पर, एक कहाँ होता है, एक होता है आपके इस तरीके से कोने पर, और दूसरा भी क्या होता है आपके कोने पर। ठीक है। आपको पता है ना कोने पर क्या होता है, जो अवयवी कण है वो पूरा नहीं आता, बल्कि इसका 1/8वां हिस्सा ही जो है कोने पे उपस्थित होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा मिला देनी है। क्लियर बात? मान लो कि आपने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। क्लियर बात? अब देखो ये हो गया ए, ये है सी और ये है बी। अब देखो आपको पता है कि इसके अंदर जो कोर की लंबाई होती है वो सभी में क्या होती है? इक्वल। तो इन सभी को मैं क्या मान के चलती हूँ? ए मान के चलती हूँ। यानी आपके पास जो ये दूरी है ये भी क्या है? ए है। जो ये दूरी है ये भी ए है, ये दूरी है ये भी ए है, और ये दूरी है ये भी ए है। क्लियर बात? यहाँ पर आपको एक छोटा सा त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा इस तरीके से। क्लियर? अब देखो आपको जब अपने संकुलन क्षमता पीछे एससीसी की ज्ञात कर रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि जो अपने संकुलन क्षमता ज्ञात कर रहे थे उनमें दो अवयवी कणों के बीच में एक भुजा बना रहे थे। ठीक है, दो अवयवी कणों के बीच एक भुजा बन रही थी और उससे उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो अपने वहां पे 2 अवयवी कण थे, लेकिन यहाँ पर 3 अवयवी कण है। 3 अवयवी कणों को मिलाने वाली एक भुजा तो हमने बना ली, पर हमें इस भुजा का मान ही नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसके साथ 2 भुजाएं और है, उन दोनों भुजाओं का हमें मान पता है। तो आपने मैथ के अंदर जो आपके 10th क्लास है, 9th क्लास है, उसमें आपने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास त्रिभुज दिया होता है तो त्रिभुज के 2 भुजाओं से आप तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हो। पाइथागोरस परिमेय है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जो 2 भुजाओं के मान आपको दे रखे हैं उससे आप इस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करोगे। और इस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो भुजा है जो इन तीनों अवयवी कणों को मिलाने का काम कर रही है। इसलिए हमारे लिए ये जो आपके पास भुजा बन रही है इसको ज्ञात करना जरूरी है। तो पाइथागोरस परिमेय के अंदर आप पढ़ते हो कि जो भुजा है वो क्या है? त्रिभुज ए बी सी से कौन सी भुजा ज्ञात करनी है आपको? ए सी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही होता है। जो भुजा आपको ज्ञात करनी होती है उसको यहीं पे लिख देते हैं, और जो भुजाएं आपको दी होती है उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो अब AC स्क्वायर का अगर आप मान ज्ञात करोगे तो जो AB आपके पास भुजा है उस कोर की लंबाई कितनी है? 1, और स्क्वायर का स्क्वायर
सेकंड जो है आपके पास BC भुजा है, BC की जो कोर जो आपकी है वो है A और स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। पर आपको तो क्या भुजा ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करना है, AC स्क्वायर नहीं ज्ञात करना। जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर दूसरी तरफ किस में चेंज हो जाता है, रूट में। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2A स्क्वायर। क्लियर बात। इसको तो मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जो आपके पास ये भुजा बन रही है, ठीक है, उसको आप किस में चेंज करते हो, R में चेंज करते हो। क्यों चेंज करते हो, क्योंकि संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू 4/3 पाई R की क्यूब अपॉन में A की क्यूब। ठीक है, अब जो A की क्यूब है उसको अगर आप R में चेंज कर लेते हो तो ऊपर जो आपके पास R वाली वैल्यू होती है वो आपस में आसानी से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम अब इसको किस में चेंज करेंगे, R में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप AC को ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एक अवयवी कण है ना। तो अवयवी कण है यानी एक गोला है और इस गोले के अंदर कितनी त्रिज्या है, एक तो ये R है, एक ये R है, दो त्रिज्या होती है गोले के अंदर। अब ये जो गोला है इसमें एक ही R आपको दिखाई देगा और ये जो गोला बन रहा है इसमें भी एक ही R आपको दिखाई देगा। यानी R में अगर आपने देखे तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4R। एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, 2 R ये हो गए, तो ये आपका क्या हो गया 4R। अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर बात। अब आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, AC इज इक्वल्स टू रूट 2A स्क्वायर और जो इक्वेशन सेकंड है वो आपका क्या है, AC इज इक्वल्स टू 4R। अगर ये मान इसके बराबर है, समझना इसको, अगर ये मान इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हुए मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से जब हम इसको इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा रूट 2। अच्छा मेरी बात सुनो, ये पूरा रूट के अंदर है तो इसे अपने लिख सकते हैं रूट 2A स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रूट 2। अब इसको अगर मैं रूट से बाहर निकाल देती हूँ A स्क्वायर को तो ये मेरा A बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बन गया आपका रूट 2A। तो ये मैं इस तरीके से लिख दूंगी रूट 2A इज इक्वल्स टू क्या है आपका वहां पर 4R। यही बताया मैंने आपको, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ से A का मान ज्ञात करना है, किसमें R में, यही चीज है। ठीक है, तो A का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या बन जाएगा A इज इक्वल्स टू 4R अपॉन में रूट 2। यही होगा आपके पास, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब कोई भी संख्या किसी के साथ गुणनफल में है, अगर हम उस संख्या को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो संख्या मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ कहाँ चली जाएगी, इसके बट्टे में। क्लियर। अब आपको पता है 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू R अपॉन में रूट 2, यही होता है। और 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू में 2 इंटू R अपॉन में रूट 2, यही होता है। देखो मैं ना आप लोगों को एकदम बेसिक से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कई बच्चों को ये चीजें बहुत इजी लग रही है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होता है जिनको बेसिक नहीं क्लियर होते। ठीक है, तो ये मैं बेसिक से इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि यहाँ पे हर बच्चा जो है अच्छे से समझ सके। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 2 रूट 2R, यही बच गया आपके पास। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो A की वैल्यू है वो कितना है 2 रूट 2R है। क्लियर बात। ये तो हमारे पास इसका मान आ गया, A का मान आ गया। अब आपको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है संकुलन क्षमता का यानी पैकिंग एफिशिएंसी का, वो क्या होता है PE इज इक्वल्स टू Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन में A क्यूब इंटू में 100, यही होता है। मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो हमारे पास फलक केंद्रीय एकक कोशिका या फिर अपने बोल सकते हैं FCC है, इसके प्रभावी कणों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 4। यानी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे Z का मान कितना है 4 है।
ये सारी चीजें मैं आपको पीछे क्लियर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास ए की वैल्यू है, आपके पास जेड की वैल्यू है, आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी ई इज इक्वल्स टू जेड का मान कितना है आपके पास 4 इंटू में 4 बटा में, इसको मैं सीधे लिख देती हूँ 3 पाई आर क्यूब इंटू में यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2√2 आर, या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 2√2 इंटू आर की क्यूब, यानी मैंने आर को क्या कर दिया है क्यूब के रूप में बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ए की क्यूब है ना इसलिए। और जो आपका 2√2 है इस पे भी हम क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। ठीक है, और ये आपका, तो ये आपने सारे वैल्यूज पुट कर दिए, इंटू में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आर की क्यूब जो है, आर की क्यूब आसानी से कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान आप रख दोगे 3.14। ठीक है, फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो जो इसका आंसर आएगा वो है 74%। इसका आंसर कितना आ जाएगा 74%। पीछे जो हमने एससीसी का निकाला था ना, वो निकाला था 52.4%। लास्ट वीडियो में ना मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने यहाँ पर 52.8 लिख दिया था, लेकिन 52 पॉइंट कितना होता है यहाँ पर 4% होता है एससीसी। ठीक है, और जो एफसीसी की वैल्यू है, जो एफसीसी की संकुलन क्षमता है वो कितनी है 74%। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो आपको मैंने न्यूमेरिकल से समझाया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है एससीसी की हमने ज्ञात कर लिया, बीसीसी का हमने एफसीसी का हमने ज्ञात कर लिया। अब हम बात करेंगे बीसीसी के बारे में। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीसीसी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग बीसीसी के डायग्राम को समझोगे। बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास इस तरीके से इकाई कोशिका पाई जाती है, उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, 8 कोनों पर तो उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ 8 कोनों के साथ एक सेंटर में, यानी बिल्कुल अपने बोल सकते हैं उसके अंदर भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो अब देखोगे आप कि अब आपको एक ऐसी रेखा बनानी है जो आपके इनके अवयवी कणों को मिलाए। ठीक है, अब आप रेखा बना लोगे इस तरीके से। क्लियर बात। अब जो यहाँ पर सॉरी गलती होगी थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपने क्या मिला दी, एक रेखा बना दी जो क्या कर रही है, इनके अवयवी कणों को मिलाने का काम कर रही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो रेखा आपने बनाई है ना, इससे आप किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो नहीं बना पा रहे, तो जब तक आप एक त्रिभुज नहीं बना पाओगे तो आप कैसे दो भुजाओं से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज के फॉर्म में से बनाना है। अब आप इसको त्रिभुज के फॉर्म में कैसे बना सकते हो, अगर मैं ए से बी तक इस तरीके से एक रेखा बना दूं तो आपको ये छोटा सा त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो ये दूरी है इसे हम क्या मान के चलेंगे, ए मान के चलेंगे। जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी कोर की लंबाई है उसको हम ए मान के चल रहे हैं शुरू से, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब अगर आपको इस भुजा का मान ज्ञात करना है तो आपको पता है कि हम त्रिभुज में एक भुजा हम कैसे कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारे पास दो भुजाओं का मान हो तभी हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही भुजा का मान दे रखा है, दूसरी भुजा भी हमें नहीं पता और तो तीसरी भुजा भी हमें नहीं पता। तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे दूसरी भुजा का मान। समझ आ रही है मेरी बात? अब इस भुजा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक छोटा सा त्रिभुज जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये जो दूरी है इसको भी आप क्या मान के चलोगे, ए मान के चलोगे। और जो यहाँ पे एक छोटी सी दूरी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसे भी आप ए ही मान के चलोगे, क्योंकि सारी भुजाएं आपकी बराबर है। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब सबसे पहले हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे जो ए से लेकर बी तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा त्रिभुज जो है वो उठाएंगे। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी से। जब हम त्रिभुज ए बी सी को उठाएंगे तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। ए सी और बी सी आपको दे रखा है, तो ए बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला जो पीछे हमने लगाया था। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का मान आपके पास क्या है, ए स्क्वायर में हो जाएगा ये, बी सी का मान भी आपके पास क्या है, ए, और ये भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर में। वही जो पीछे हमारे पास मान आया था √2a, ठीक है। अगर मैं पूरा रूट बनाती तो ए के ऊपर स्क्वायर लगाती, लेकिन मैंने रूट सिर्फ 2 के ऊपर रखा है तो ए के ऊपर से स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये जो भुजा आपको दे रखी है मैंने, उसका मान तो आपने ज्ञात कर लिया, क्या है √2a², ज्ञात कर लिया। जैसे आपको ये भुजा आपने फाइंड आउट कर लिया, आपके पास ये भुजा भी दे रखा है, आपने ये भुजा का मान ज्ञात कर लिया, तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। यानी अब जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज होगा हमारा त्रिभुज ABD। क्लियर बात है? तो अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABD से। देखो है इजी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जिनको नहीं समझ आ रहा वो वीडियो को बाद में दोबारा देखना, ठीक है। तो ABD से अगर हम बात करते हैं तो ABD के अंदर हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, BD। तो क्या बन जाएगा, BD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस AD², यही बन जाएगा। तो BD² ज्ञात करेंगे तो AB का जो मान है A से लेकर B तक जो है वो तो है हमारा √2a² की होल स्क्वायर कर देंगे अपने, ठीक है। प्लस में जो आपके पास AD है उसका मान आपको क्या दे रखा, A है, स्क्वायर में चल रहा है, तो ये बन गया आपके पास। क्लियर बात है? अब अपने BD² का मान ज्ञात करेंगे तो आपको पता है √2a की स्क्वायर से क्या मतलब है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान होगा क्या बन जाएगा, 2a²। क्लियर बात है? क्योंकि √2 जो है वो तो कैंसिल कर देगा, √2 मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब इस तरीके से बन जाएगा आपका √2 इंटू √2। इंटू में एक स्क्वायर को आप सीधे बाहर निकाल सकते हो ए के रूप में। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2a, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 2a²। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप ना कंफ्यूज ना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। ये हो गया, यही वैल्यू अपनों ने पुट कर दी यहाँ पर, और ये इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। क्या बन गया, 2a² बन गया। अभी 2a² प्लस में a², तो ये 2 है ये 1 है, क्या बन जाएगा, BD² इज इक्वल्स टू 3a² बन गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, BD चाहिए, BD² नहीं चाहिए। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, BD इज इक्वल्स टू √3a। क्लियर? ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब जो हमारे पास BD है इसको हमने भुजा के रूप में तो इसका मान ज्ञात कर लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसको हम R के रूप में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्योंकि ए को आर में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, बी डी को अगर हम ध्यान से देखें तो एक अवयवी कण देखो, एक अवयवी कण जो है ऐसा मिड में है, एक अवयवी कण जो है वो यहाँ है और एक अवयवी कण यहाँ पर है, ऐसे ही है। अब ये जो आपका अवयवी कण बन रहा है इसमें कितने आर है, 2 आर है। एक गोले के अंदर 2 त्रिज्याएं होती है, ये गोला हाफ है तो यहाँ पर एक त्रिज्या होगी और ये गोला हाफ है तो यहाँ पे भी एक त्रिज्या हो गई। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि बी सी इजिकल्स टू क्या है, 4 आर है। ठीक है, पीछे भी 4 आर था और इसमें भी 4 आर है। ठीक है, सॉरी बी सी लिख दिया मैंने, बी डी लिखना था क्योंकि हम इस भुजा का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बी डी इजिकल्स टू आपका 4 आर है इसको अपने दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन 2 व 3 से, इक्वेशन 2 व 3 से जब मैं इस मेथड को सॉल्व करूंगी तो क्या बन जाएगा, √3a इजिकल्स टू 4 आर। तो a का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आर अपॉन में जो संख्या मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके कहाँ चला जाता है, वो आपका भाग में। a का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको पता है कि अगर अपने BCC की बात करें तो BCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 2, यही होती है। यानी मैं लिख सकती हूँ कि Z का मान यहाँ पर आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। आपके पास Z का मान आ गया, आपके पास A का मान भी आ गया, बस आपको फॉर्मूले के अंदर से पुट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, PE इजिकल्स टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डिवाइड बाय a/3 मल्टीप्लाई बाय 100, यही चीज है। अब Z का मान रखोगे और A का मान रखोगे, यहीं पे कर देते हैं हम सॉल्व। तो PE इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, Z का मान कितना है, 2, 4/3 इंटू में पाई आर की क्यूब लिख देते हैं, पाई आर की क्यूब इंटू में जो A का मान है वो कितना है, 4r अपॉन में √3। इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसकी क्यूब इंटू में r की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब बाकी को आप सॉल्व करोगे तो जो आपका PE आ जाएगा वो आ जाएगा 68%। क्लियर बात है। तो हमने संकलन क्षमता ज्ञात कर लिया। ठीक है, एक तो हमने SCC का देख लिया, SCC में था 52.4%। उसके बाद हमने देख लिया FCC में है आपका 74% और जो आपका BCC है इसकी संकुलन क्षमता कितनी है, 68%। अब आप खुद ही देख सकते हो कि FCC में क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या होती है ज्यादा होगी तो संकुलन क्षमता भी इसमें क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक जितना भी टॉपिक आपको करवाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा संकुलन समता वाला जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर अगर हम ECC की बात करते हैं तो ECC और FCC जो है वो आपका बिल्कुल ही सेम है। बस ध्यान इतना रखना है आपको, FCC के अंदर हम Z का मान रखते हैं 4 और ECC के अंदर हम Z का मान रखेंगे, वो आप ही करके बताओगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इकाई कोष्ठिकाओं में निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो अब जो निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है ठीक है। अब जो हमारा
टॉपिक है वो है क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग, या फिर अपने बोल सकते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, तो देखो अब अपने जो क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग की बात करते हैं, या फिर अपने इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। इसका मतलब होता है कि जब अपने किसी भी क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि वो कम से कम स्थान घेरे। ठीक है, कम से कम क्या कर सके, अपन यूँ बोल सकते हैं कि कम से कम जो है उनका स्थान जो है वो रह जाए, वो होता है निबिड़ संकुलन। ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय व त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी इसमें पाए जाते हैं। एक विमीय का मतलब होता है कि जब आप अवयवी कणों को एक एक्सिस पर यानी एक्स अक्ष पर व्यवस्थित करते हो तो उसे अपने एक विमीय बोलेंगे। जब हम द्विविमीय की बात करें तो उसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को लेके चलेंगे, और जब हम त्रिविमीय की बात करें तो उसमें हम एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन के बारे में या सीमित पैकिंग के बारे में, तो सबसे पहला है आपका एक आयामी सीमित पैकिंग, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं 1 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 1 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो 1 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एक आयाम यानी 1 डायमेंशन लेना है, यानी आप क्या लोगे, सिर्फ एक्स अक्ष लोगे, या फिर सिर्फ वाई अक्ष लोगे, या फिर सिर्फ जेड लोगे, मतलब तीनों में से कोई एक अक्ष आपको लेके चलना है। ठीक है, अब जो इसमें आप अवयवी कण को किसके रूप में मानते हो, एक कठोर गोले के रूप में मानते हो, यानी इनकी संरचनाएं बनाओगे कुछ इस तरीके से, और इनको बिल्कुल पास पास व्यवस्थित करोगे ताकि ये कम से कम स्थान छोड़ सके, अधिक से अधिक स्थान घेर सके। ठीक है, तो ये होता है आपका एक आयामी निबिड़ संकुलन। अब एक आयामी निबिड़ संकुलन के अंदर हम देखें तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो एक गोला है वो अधिकतम कितने गोलों को स्पर्श करता है, तो एक गोला अधिकतम 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 से ज्यादा गोलों को ये स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस एक आयामी निबिड़ संकुलन के अंदर जो उप सहसंयोजन संख्या है या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी रहेगी, वो 2 रहेगी। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या, या फिर इसे अपने क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने रहते हैं इसमें, 2। क्यों, क्योंकि एक गोला अधिकतम जितने गोलों को स्पर्श कर सकता है वो उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर बात। और ये सारे के सारे किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी एक आयामी के अंदर एक आयामी सीमित पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका एक्सिस लेते हो उस एक्सिस में जो अवयवी कण है वो एक पंक्ति के रूप में इस तरीके से संरेखित होते हैं कि इनके जो केंद्र के गोले हैं वो सारे एक दिशा में जाए। क्लियर बात। तो ये तो हो गया आपका एक आयामी सीमित पैकिंग। अब हम बात करते हैं द्विआयामी सीमित पैकिंग के बारे में। सेकंड टॉपिक क्या है आपका, द्विआयामी सीमित पैकिंग, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में 2 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग। देखो जो आपका द्विआयामी क्लोज पैकिंग होता है ना, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है द्विआयामी वर्गीय और एक आता है आपका द्विआयामी षटकोणीय। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 2, एक तो है आपका 2D 2 डायमेंशियल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूँ वर्गीय सीमित पैकिंग या निबिड़ संकुलन, और एक होता है आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
यानी हम बोल सकते हैं 2D यानी 2 डायमेंशनल, हेक्सागोनल यानी अपने बोल सकते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन या सीमित पैकिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। देखो, अब जो आपका द्विआयामी वर्गीय निबिड़ संकुलन है उसमें क्या होता है कि जो आपके पंक्ति बनते हैं ना, जैसे हमने एक आयामी में देखा कि एक पंक्ति बन रही है, तो इसमें जो पंक्ति होते हैं ना उसमें हम एक पंक्ति लेके चल रहे थे, इसमें हम कई सारी पंक्ति लेके चलेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आप यूं समझना कि द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो दोनों एक दिशा में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। दोबारा सुनना, देखो मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो ये क्या है, आपके प्रथम पंक्ति के गोले हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, द्वितीय पंक्ति के गोले हैं। ये आपके तृतीय पंक्ति के गोले हैं। इस तरीके से आप कई सारी पंक्ति बनाओगे। जब आप कई सारी पंक्ति बना लोगे तो आप 2D के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि अब ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को नहीं बताएगी बल्कि आपके वाई एक्सिस को भी बताएगी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये जो एक्सिस है वो तो किसको बता रहा है, एक्स को, और जो ये एक्सिस है वो किसको बता रहा है, वाई को। क्लियर बात। तो ये आपका स्क्वायर, अब इसको हम स्क्वायर क्यों बोलते हैं। पहली बात तो इसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ऊर्ध्वाधर, एक तो अपनी बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर और एक अपन बोल सकते हैं क्षैतिज रूप से, ये एक ही रेखा में या एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। ठीक है, अब इसे वर्गीय क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर एक गोले की बात करें, ठीक है, अगर एक गोले की बात करें तो एक गोला अधिकतम 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है इस तरीके से, और स्पर्श कर रहा है, तो अगर हम इनके केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये आपकी जो संरचना बन रही है वो क्या है, एक स्क्वायर टाइप से बन रही है, वर्ग के अकॉर्डिंग बन रही है। इस कारण से इसे 2D स्क्वायर क्रॉस पैकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला तो समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने आपको कहा था जब एक गोला अधिकतम जितने गोलों को स्पर्श करेगा तो वो उसकी उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा, 4, क्योंकि एक गोला अधिकतम कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक गोला अधिकतम 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो जो अपने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है 2D के अंदर ही है, वो आपका बस हेक्सागोनल वाला आ जाता है। अब अपने बात करेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। अब अपने बात करेंगे हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझना। द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो प्रथम पंक्ति के अवनमन गर्त में आ जाए। अब आप बोलोगे ये अवनमन गर्त क्या चीज है। देखो इस तरीके से संरचना होती है इसकी कि मान लो ये आपके पास क्या है, प्रथम पंक्ति है। ठीक है, अब जब आप द्वितीय पंक्ति को इसके नीचे अरेंज करोगे ना तो आप इसको यहां से बनाओगे। ये जो आपको छोटा सा स्पेस दिख रहा है ना, इसे अपने बोलते हैं अवनमन गर्त। क्लियर बात। तो इस तरीके से आप बना लोगे सेकंड, नेक्स्ट इस तरीके से आप थर्ड बना लोगे, फिर फोर्थ पंक्ति बना लोगे। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोले में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवनमन गर्त में ये आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप
ध्यान से देखो तो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से ये संरेखित नहीं होते। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसकी उप सहसंयोजन संख्या के बारे में। तो अगर आप एक गोला यहाँ से उठाते हो, मान लो ये आपका क्या है, कोई भी एक गोला उठा सकते हो। अब ये जो गोला है वो अधिकतम कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, अधिकतम 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। और जो इसकी संरचना है वो कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होती है, हेक्सागोनल टाइप। ठीक है, तो इस कारण से इसे 2D हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग कहा जाता है। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर बात। अब इसमें जो पंक्तियों का पैटर्न है ना वो कैसा है, ये जो है इसे अपने ए नाम दे देंगे पैटर्न को, इसको अपने दे देंगे अगेन डी नाम, इसे देंगे ए नाम, इसे देंगे बी नाम। यानी ये ए प्रकार की पंक्ति होगी, ये अलग टाइप की है तो इसे मैंने बी प्रकार की पंक्ति बता दी। ये वापस ए की जैसे है तो इसे ए टाइप की पंक्ति। यानी यहाँ पर जो आपका पैटर्न लगता है उसे हम कहते हैं ए बी। और जो पीछे हम वो बताना रह गया, तो आपका जो स्क्वायर वाला लेके चल रहे थे उसमें इस तरीके से थे। तो यहाँ पे जो पंक्ति है इसे भी ए नाम, इसे भी ए नाम देंगे। तो जो पीछे स्क्वायर वाला था उसमें जो आपका पैटर्न था वो कैसा था, ए पैटर्न। क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से ये जो आपका 2D हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।